जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे चैप्टर को और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी और साथ में बेटा अगर आप नीट और जेडबल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बहुत ध्यान से समझिए। इसमें थ्योरी तो हम डिस्कस करेंगे, थ्योरी तो बेटा लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा के काम की होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इसके सवाल। जब तक आप इसके 5-10 सवाल करके ना देख लें तब तक आप बिल्कुल मत मान के चलिए कि आपसे ये टॉपिक के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो बहुत ध्यान से समझेंगे। हम कुछ सवाल भी यहां पर डिस्कस करेंगे जो नीट या जेडबल मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा हम अणुसूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये क्या होता है अणुसूत्र और क्या होता है मूलानुपाती सूत्र, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले बात हम कर रहे हैं बेटा किसकी, अणुसूत्र की। तो अणुसूत्र क्या है चलिए देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ग्लूकोज का अणुसूत्र कितना होता है। उदाहरण के लिए बेटा ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। ये आपको क्या बता रहा है? तो ये जो अणुसूत्र है ग्लूकोज का, ये मुझे बेटा बता रहा है कि एक अणु में, ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन के परमाणु हैं, 12 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 6 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। या जैसे हमने लिया कि जल का अणुसूत्र होता है H2O। तो ये क्या बता रहा है बेटा हमें कि जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अणुसूत्र किसी भी यौगिक का वह सूत्र है जो उसके एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताता है कि एक्चुअल में कितने परमाणु हैं, एक अणु में कितने परमाणु किसी भी तत्व के उपस्थित है। जैसे बेटा मैंने आपको ये 2 उदाहरण से अपनी बात बता दी। तो चलिए हम इसके पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे बेटा हम, किसी यौगिक का वह सरलतम सूत्र, किसी यौगिक का वह सूत्र जो क्या करता है बच्चों, जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित, यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताता है। उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताता है। अणुसूत्र कहलाता है। तो जो अणुसूत्र है बेटा आप लोग 9वीं से पढ़ना चालू करते, 10वीं में थोड़े बहुत अणुसूत्र और पढ़ लेते हो और 11वीं में तो हम पूरी केमिस्ट्री में जो जो अणुसूत्र है उनकी बात कर लेते हैं। अणुसूत्र कहलाता है, ठीक है। तो बड़े आराम से हम अणुसूत्र की परिभाषा लिख सकते हैं कि किसी भी यौगिक का वह सूत्र जो उस यौगिक में उपस्थित, उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताता है, ठीक है। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, जल, और जल का अणुसूत्र क्या होता है बेटा, जल का अणुसूत्र होता है H2O। तो ये हमें क्या बता रहा है कि जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होगा। आप लिख सकते हैं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है बेटा C6H12O6। C6H12O6 ये क्या बता रहा है हमें, ये हमें बता रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में 6 कार्बन के परमाणु होंगे, 12 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे और 6 परमाणु ऑक्सीजन के होंगे, ठीक है। तो बड़े आराम से हम इस तरह से प्रत्येक तत्व के परमाणु बता सकते हैं। जैसे बच्चों हमने बचपन से पढ़ा है, आप सबको पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अणुसूत्र क्या होता है CO2। तो ये CO2 आपको क्या बता रहा है, तो ये CO2 चिक चिक करके बता रहा है कि
कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में एक परमाणु कार्बन का होगा और बच्चों दो परमाणु ऑक्सीजन के होंगे। तो इस तरह का सूत्र आपका क्या कहलाएगा? अणु सूत्र, जो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या बताता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जिसका नाम क्या है बच्चों? मूलानुपाती सूत्र। अब शायद आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती मतलब बेटा जब हम किसी यौगिक को उसके परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात में लिखते हैं, जो न्यूनतम संभव अनुपात है उसमें लिखते हैं, तो वही कहलाएगा क्या? मूलानुपाती सूत्र। जैसे बेटा उदाहरण के लिए हम देखें ग्लूकोज का अणु सूत्र, कुछ अणु सूत्र यहां पर लिखते हैं और उनका मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं, तब आपको यह बात समझ में आएगी। परिभाषा तो हम लिख ही लेंगे, है ना, परिभाषा कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो बेटा आपके पास कुछ अणुसूत्र हैं, इनके मैं मूलानुपाती सूत्र पहले आपको बताता हूं। जैसे आपके पास ग्लूकोज है C6H12O6, ये तो हो गया ग्लूकोज का अणु सूत्र। लेकिन बेटा इसका मूलानुपाती सूत्र अगर निकालना है तो ये जो परमाणुओं की संख्या है इसको हम सरलतम अनुपात में करें, 6:12:6। देखिए इधर क्या होगा बेटा? 6:12:6, तो सरलतम अनुपात हो जाएगा 1:2:1। यानी कि सी में कितना आया बेटा? कार्बन आया 1, हाइड्रोजन कितना आएगा यहां पर 2, और बेटा ऑक्सीजन आएगा 1। अब एक को हम लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, तो इसीलिए ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मूल अनुपाती सूत्र बन जाएगा कितना? CH2O। इस तरीके से जब हम किसी भी यौगिक को उसके परमाणुओं की संख्या के, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात में लिखते हैं, तो यही क्या बन जाता है? मूलानुपाती सूत्र। जैसे बेटा मान लीजिए H2O है जल, इसका अणुसूत्र H2O होता है, कि इसका मूलानुपाती सूत्र कितना होगा? चलिए देखते हैं। हमने देखा एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और अनुपात हम निकाल रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन के परमाणु 1 है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 है। अब इस 2:1 में और सरलतम हम कर सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल नहीं बेटा, ये ऑलरेडी अपने सरलतम अनुपात में है, इसीलिए हम तो सीधे बोल देंगे कि इसका मूल अनुपाती सूत्र भी H2O ही होगा। ठीक है, और कुछ छोटे मोटे उदाहरण, जैसे बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड का सूत्र होता है H2O2। अब इसमें देखिए जो अनुपात है कितना है? 2:2। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के एक अणु में 2 परमाणु है हाइड्रोजन के और 2 परमाणु है बेटा किसके? ऑक्सीजन के, तो इनका अनुपात है 2:2। क्या इसको मैं सरलतम अनुपात में 1:1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा। तो हाइड्रोजन में 1 है तो H लिखे लिया मैंने, 1 है, 1 को हम लिखते नहीं है। ऑक्सीजन भी 1 है, तो इसका मूल अनुपाती सूत्र बन गया HO। ठीक है, बड़े आराम से हम बता सकते हैं। और देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे बेटा यौगिक है एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो मैं पहले बताऊं बेटा, इसका अणुसूत्र है तो CH3COOH, लेकिन इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, C कितने हैं? 2, H कितने हैं? 4, और O कितने हैं बेटा? 2। देखो C 1 और 1 2 हो गए, H 3 और 1 4 हो गए, O 2 हो गए। ठीक है, अब इसको मैं सरलतम अनुपात में अगर लिखूंगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा और ये बन जाएगा क्या बेटा? CH2O। देखिए भले ही ग्लूकोज और एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र अलग अलग है, लेकिन बच्चों इनके मूल अनुपाती सूत्र समान है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि किन्हीं भी दो अलग अलग यौगिकों के मूल अनुपाती सूत्र समान हो सकते हैं। तो चलिए पहले हम लिखते हैं मूल अनुपाती सूत्र की परिभाषा, फिर बेटा आगे डिस्कस करते हैं, है ना। तो मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा? किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को
परमाणुओं की संख्या को सरलतम अनुपात में दर्शाने वाला या बेटा व्यक्त करने वाला, सरलतम अनुपात में व्यक्त करने वाला सूत्र क्या कहलाता है बच्चों? उस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये हो गई मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा। और एक और बात हमने जो सीखी वो क्या थी बेटा? वो ये थी कि किन्हीं दो भिन्न अणुसूत्र वाले यौगिकों के, किन्हीं दो भिन्न अणुसूत्र वाले यौगिकों के, अणुसूत्र कभी बेटा दो यौगिकों का अणुसूत्र कभी समान नहीं होता, लेकिन उनमें मूलानुपाती सूत्र समान हो सकता है। ठीक है, अब अणुसूत्र समान बेटा वो अपन कार्बनिक यौगिक में समावयवता पढ़ते हैं वहां हो सकता है, लेकिन अभी हम नॉर्मल यौगिक की बात करें तो अणुसूत्र किन्हीं दो भिन्न अणुसूत्र वाले यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र समान हो सकता है, समान हो सकता है। तो बड़े आराम से हम इस तरीके से मूलानुपाती सूत्र के बारे में ये दो बातें बोल सकते हैं। एक तो उसकी परिभाषा क्या है बेटा? किसी भी यौगिक के अणुसूत्र को, ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी यौगिक के अणुसूत्र को सरलतम अनुपात में लिखने पर प्राप्त सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, या किसी भी यौगिक का वह सूत्र जो उसके एक अणु में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को न्यूनतम अनुपात में व्यक्त करता है, क्या कहलाता है बेटा? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे। अब मूलानुपाती सूत्र के लिए सवाल कैसे करेंगे अपन, है ना? तो बेटा इसकी अगर आप अपने किताब से देखोगे तो एक बड़ी रटी रटाई सी मेथड होती है, उससे अगर आप करोगे तो बेटा थोड़ा बहुत रटना पड़ता है। वो मेथड तो आज भी मुझे भी समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों करते, लॉजिक कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, लेकिन हम जो मेथड करेंगे लॉजिकल होगी और बहुत आसान होगी। तो कैसे करेंगे हम उस बात को समझते हैं। चलिए, जैसे अगर मैं ग्लूकोज का ही उदाहरण ले रहा हूं बेटा, ग्लूकोज है C6H12O6। आप मुझे बताइए एक अणु में कितने परमाणु हैं? एक अणु में परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो बेटा हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि एक अणु में परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होगा। देखिए, इसके एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु हैं? 6 अनुपात। हाइड्रोजन के कितने हैं बेटा? 12 अनुपात 6। अगर मैं इसको सरलतम अनुपात में लिखूं तो क्या लिखूंगा बेटा? 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ठीक है, तो ये तो हुई एक अणु में परमाणुओं की संख्या का अनुपात। अब बेटा इसी में मान के चलो मैं ग्लूकोज के एक मोल में, कितने में बेटा? एक मोल में क्या निकालना चाह रहा हूं? मोलों की संख्या का अनुपात। मोलों की संख्या का अनुपात। देखिए बहुत लॉजिकल मेथड बता रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से समझिए। एक बार समझ में आ गई ना, आप इसके सवाल कभी छोड़ के नहीं आओगे। तो मोलों की संख्या का अनुपात, देखिए ग्लूकोज के एक मोल में कार्बन का कितना मोल होगा बेटा? 6 मोल। हाइड्रोजन का कितना होगा? 12 मोल। ऑक्सीजन का कितना होगा बच्चों? 6 मोल। अगर इसको सरलतम अनुपात में लिखें तो 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो यहां पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है? यहां पर मैं देख पा रहा हूं बेटा, जो अनुपात परमाणुओं की संख्या का है वही अनुपात मोलों की संख्या का है। यानी कि हम बड़े आराम से इस बात को लिख सकते हैं कि किसी यौगिक में परमाणुओं की
संख्या का अनुपात किसके बराबर होता है बेटा? उसके मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर, ठीक है, संख्या का अनुपात। अब क्योंकि दोनों ही अनुपात बराबर हैं और जब हम मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं बेटा तो हम किसका अनुपात निकालते हैं? परमाणुओं की संख्या का। तो परमाणुओं की संख्या का अनुपात निकालते हैं, यानी कि बेटा हम चाहें तो मोलों की संख्या का भी अनुपात निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो आज से हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए एक ट्रिक बन गई बेटा। आसान तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम करेंगे क्या, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यौगिक के अणु, यौगिक के प्रत्येक तत्व के मूलों की संख्या का सरलतम अनुपात ज्ञात करते हैं। मूलों की संख्या का सरलतम अनुपात ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये हमारी आज से ट्रिक है बेटा। इस ट्रिक से करोगे ना जल्दी हो जाएगा काम और गलती तो कभी होगी ही नहीं, है ना। मूलों की संख्या का सरलतम अनुपात ज्ञात किया जाता है या करते हैं, ठीक है। अब क्या बोला मैंने, एक बार फिर से इसी बात को रिपीट करता हूं। अगर मैं किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र बताना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं प्रत्येक तत्व के मोलों की संख्या निकालूंगा और मोलों की संख्या से फिर मैं उसका सरलतम अनुपात निकाल लूंगा। जो प्रत्येक तत्व के मोलों की संख्या का सरलतम अनुपात होगा वही अनुपात परमाणुओं की संख्या का होगा और वही उसका मूलानुपाती सूत्र होगा, ठीक है। चलिए अब एक काम और सीखते हैं बेटा अपन, एक और छोटा सा काम सीखते हैं कि अगर हमारे पास मूलानुपाती सूत्र है और उससे हमें अणु सूत्र निकालने को आ गया, आता है बेटा ऐसा सवाल भी, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जैसे मैं लिख रहा हूं अणु सूत्र किसका बेटा, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का उदाहरण सबसे अच्छा है, इससे हम सारी बात बड़े आराम से कर लेते हैं। C6H12O6, 6 क्या मैं इसमें से कॉमन लिख सकता हूं, तो इसको बेटा हम ऐसा लिखें, C6 की जगह C1H2O1, ठीक है। 6 कॉमन निकाला मैंने, तो ये 6 बाहर इस तरीके से, यानी कि बेटा इस अणु सूत्र को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। बाद में तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 हो ही जाएगा। तो इस तरीके से बेटा अब यही तो इसका क्या था, मूलानुपाती सूत्र। तो आज से बेटा हमारे पास एक नया सूत्र बन गया है जो आपको कर लेना है याद। क्या होगा सूत्र, अणु सूत्र बराबर क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, और ब्रैकेट के बाहर हम लगाएंगे n। ये जो संख्या 6 थी इसको मैंने n मतलब जो संख्या सब में कॉमन है। अब ये कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। n कैसे निकालेंगे, n निकालने के लिए हम एक और सूत्र याद करेंगे। n बराबर होगा यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार बोलो बेटा, या चाहो तो मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हो आप, बटे उसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्रभार, मूलानुपाती सूत्रभार। इससे हम ये n निकाल लेंगे और एक बार n आ गया फिर तो बेटा कुछ है ही नहीं बचा इसमें, है ना। तो आपको ये दो बातें खास तौर पर ध्यान रखनी है। कुल मिला के बेटा 3 बातें ध्यान रखनी। पहली बात क्या, मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक तत्व के मोलों की संख्या निकालेंगे और फिर उसका सरलतम अनुपात निकालेंगे। जो प्रत्येक तत्व के मोलों की संख्या का सरलतम अनुपात होगा उसे हम क्या कर देंगे बेटा, वही मूलानुपाती सूत्र होगा। फिर अणु सूत्र निकालना है तो मूलानुपाती सूत्र इंटू n। n कैसे निकालें, यौगिक का अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। ये कैसे करते हैं, कैसे सूत्र को लगाते हैं, ये तो बेटा हम सवालों के द्वारा ही समझ पाएंगे। तो चलिए कुछ बढ़िया से सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसमें पहला सवाल है, एक कार्बनिक यौगिक में 60% कार्बन तथा
8% हाइड्रोजन उपस्थित है। हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, इस कार्बनिक यौगिक में क्या कह रहे हैं बच्चों हम, कि इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित है। कार्बन यानी C, हाइड्रोजन मतलब बेटा H। C कितना है, 60%, 60%, और बच्चों H कितना है, 8%। मतलब ये इनका भार प्रतिशतता दी हुई है। ये बेटा जैसे हमने बोला था क्या, प्रतिशत संगठन, ये हमें इनका प्रतिशत संगठन दिया हुआ है कि यौगिक में 60% कार्बन है और 8% हाइड्रोजन है। लेकिन सर ये तो 100% हुआ ही नहीं, अभी 60 और 8 68 हुआ। तो कभी ऐसा हो बेटा कि आपको जो प्रतिशत संगठन दिया जाए या जो मात्रा दी जाए उसका मान अगर 100% नहीं आ रहा है तो जो बचा हुआ है हमेशा ऑक्सीजन लेना है। ये बात एक और जो ध्यान रखने लायक है वो क्या है बेटा, दी गई, क्या बोलेंगे हम यहां पर, दी गई प्रतिशत मात्रा यदि 100% ना हो तो, 100% ना हो तो क्या करते हैं बेटा, शेष प्रतिशत ऑक्सीजन ले लिया जाता है। कार्बनिक यौगिक में है ना, शेष मात्रा ऑक्सीजन की ली जाती है। अगर टोटल 100% हो जाता फिर ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है ना फिलहाल। लेकिन 60 और 8 68 हुआ बेटा, तो बाकी का जो बचा, कितना बचा, 32%, तो वो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन। अब ये तो इनका क्या दिया है बेटा, हमें भार दिया है ना, प्रतिशत संगठन मतलब ये इनका क्या दिया है, तीनों का भार। क्या भार से बेटा हम मोल निकालना सीख चुके हैं, बिल्कुल सीख चुके हैं। मोलों की संख्या बराबर भार बटे मूलर द्रव्यमान, भार बटे मूलर द्रव्यमान, या आप अणु भार भी कह सकते हो। ठीक है, तो भार कितना है बेटा, 60 बटे मूलर द्रव्यमान कार्बन का होता है 12। ठीक है, फिर हाइड्रोजन 8 बटे इसका परमाणु भार कितना होता है, 1, और इसमें बेटा 32 बटे O का परमाणु भार होता है 16। अब इसको अपन देखते हैं, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, ये तो बेटा 8 ही रहेगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, मतलब ये आ गया क्या, 5, ये आ गया 8, और ये आ गया 2। अब इसका आप क्या निकालो, सरलतम अनुपात, इनकी संख्या का क्या निकालेंगे बेटा हम, सरलतम अनुपात। तो सरलतम अनुपात क्या होगा इसका, बता सकते हैं बच्चों हम, 5:8:2। क्या इसे और छोटा कर सकते हैं हम, बिल्कुल नहीं कर सकते बेटा। तो यही हमें दे देगा क्या, मूल अनुपाती सूत्र। तो कुल मिलाकर के बच्चों अगर मुझे इसका मूल अनुपाती सूत्र बताना हो तो अब हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि सर इसका मूल अनुपाती सूत्र होगा, सी में देखो बेटा कितना आ रहा है 5, एच में आ रहा है 8, और ओ में आ रहा है बेटा 2। ये बन गया इसका मूल अनुपाती सूत्र और यही होगा हमारा उत्तर। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगला सवाल थोड़ा अलग तरीके का सवाल है कि किसी कार्बनिक यौगिक के 7.3 ग्राम में, कार्बनिक यौगिक का बेटा हमारे पास कितना है, 7.3 ग्राम। चलिए लिखते हैं, है ना, हमारे पास क्या है, कार्बनिक यौगिक है, कितना है बच्चों, ये यौगिक हमें दिया है 7.3 ग्राम। ठीक है, अब इस कार्बनिक यौगिक में कुछ तत्व हमें दिए गए हैं। पहला दिया गया है 3.6 ग्राम कार्बन, कार्बन दिया है बेटा 3.6 ग्राम, यानी कि ये ग्राम में है, मतलब कि ये इसका भार है। ठीक है, फिर दूसरा हमें दिया है इसमें 0.7 ग्राम हाइड्रोजन, H 0.7 ग्राम है। ठीक है बेटा, और नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है, N है 1.5 ग्राम, और मेरे बच्चों
बोल रहे हैं कि शेष इसमें क्या है, ऑक्सीजन। इसमें शेष क्या उपस्थित है बेटा, ऑक्सीजन। अब कितनी ऑक्सीजन है कैसे निकालें, इन सबको जोड़ें, जो मात्रा यौगिक की है उसमें से घटा दें तो बाकी का ऑक्सीजन निकल जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं बेटा। पहले ये है 3.6, फिर है 0.7 और 1.5। इन तीनों का दिया है तो जोड़ दो बेटा, 6 और 7 13 और 5 18, बच गया 1 4 और 1 5। लेकिन कुल मात्रा है 7.3, उसमें से बाकी के तत्व है 5.8, तो बचा हुआ कितना होगा बेटा, 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 5 गया 1। मतलब कि ये आ गया हमारे पास 1.5 ग्राम। ठीक है, हर एक का भार दे दिया। अब मुझे क्या मैं हर एक के मोल निकाल सकता हूं, बड़े आराम से निकाल लेंगे बेटा। मोल निकालने में कौन सा बड़ी बात है, हम मोल निकाल रहे हैं। ठीक है, दिया हुआ भार 3.6 बटे अणुभार कार्बन का बेटा परमाणु भार 12 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का दिया हुआ भार 0.7 और बच्चों इसका परमाणु भार होता है 1, फिर 1.5 बटे 14 और 1.5 बटे 16। अब देखिए यहां पर एक और बात मैं आपको बताऊं, हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो बेटा यहां पर हमें अप्रोक्सीमेशन यानी लगभग में वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जैसे कभी 1.9 आएगा तो हम उसको 2 लिख देंगे, 1.1 आएगा तो उसको बच्चों हम फिर कितना लिख देंगे, 1। हाँ, लेकिन अगर 1.25 आ गया तो अब उसको 1 नहीं लिख सकते। अगर 1.25 है फिर सबको 4 से गुणा करेंगे। क्यों, ताकि 1.25 4 से गुणा करने में 5 बन जाएगा, यानी कि एक पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर इसका कितना होगा बेटा, 0.36 हो गया, 12 तिया 36, ये हो गया 0.7, ये होगा बच्चों 0.14, एकम 14, बच गया कितना, 1। ठीक है, अब 10 हो जाएगा तब भी भाग नहीं जाएगा, फिर होगा 14 सत्ते 14 पंचे 70, 14 छिंग 84, 14 सत्ते 98, है ना। यानी कि आ रहा है 0.107। तो बेटा क्यों ना मैं इसको 0.1 ही लिख दूं। ठीक है, फिर ये होगा 0 कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 15 और 16, तो 16 से तो भाग नहीं जाएगा, 0 16 और 150, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 और 16 नम्मा 144। ठीक है, फिर भी बेटा 6 बचेगा, 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 16 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 3 बार, है ना। तो 3 तो हम नहीं ले रहे हैं। अब बेटा ये 0.09 को मैं लगभग 0.1 लिख सकता हूं। ये अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो आपके उत्तर जल्दी जल्दी आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब इनका आप निकाल लो सरलतम अनुपात। क्या निकाल लें बेटा इसका हम, सरलतम अनुपात। तो चलिए निकालते हैं सरलतम अनुपात। देखिए कार्बन का कितना आया बेटा, 0.3 अनुपात 0.7 अनुपात 0.1 अनुपात 0.1। 10 से सबको गुणा कर दो ताकि सरलतम अनुपात बन जाए। 10 से गुणा करने में दशमलव गायब हो जाएगा, यहां पर भी बेटा दशमलव गायब, यहां पर भी और यहां पर भी। तो कुल मिला के जो उत्तर आएगा बच्चों हमारे पास क्या आएगा, सी कितना होगा 3, एच होगा 7, एन होगा 1 और ओ होगा 1। देखिए सी कितना आया 3 तो C3, एच आया बेटा 7 तो 7, एन आया 1 तो 1 और ओ आया 1 तो यहां भी 1। ये बन गया यौगिक का क्या, मूलानुपाती सूत्र, और यही होगा बच्चों हमारा उत्तर। चलिए फिर अगले सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल है, किसी यौगिक में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार का अनुपात 7:16 हो तो, तथा यौगिक का वाष्प घनत्व 46 हो तो यौगिक का अणुसूत्र बताइए। देखिए यहां पर ये जो वाष्प घनत्व दिया है बेटा, एज सच इसका डायरेक्ट तो कोई काम नहीं होगा, हाँ लेकिन इस वाष्प घनत्व से मैं अणुभार निकालूंगा। कैसे बेटा, हमने याद किया था अणुभार बराबर 2 गुणित वाष्प घनत्व। तो कभी भी अगर वाष्प घनत्व दिया है तो पहले ही बेटा उससे अणुभार आप निकाल लो। तो 2 गुणित 46 कितना हो जाएगा बच्चों, 92। ये आ गया यौगिक का अणुभार। ठीक है, दूसरी बात,
भार का अनुपात दिया है 7:16। किस किस का बेटा? यौगिक में नाइट्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन है। भार का अनुपात आपको दे रखा है 7:16। क्या भार अनुपात से आप मोल अनुपात नहीं निकाल पाओगे बेटा? हमने पहले पिछले लेक्चर में भी ऐसे बहुत सारे सवाल करे थे। देखिए कैसे निकालेंगे। दिया हुआ भार 7 बटे अणुभार, परमाणु भार इसका होता है बेटा 14, 16 बटे इसका होगा 16। तो 7 एकम 7 दूनी 14, 16 एकम 16। मतलब बेटा 1/2:1, 2 का गुणा कर दो सरलतम करने के लिए, तो 2 का गुणा करेंगे तो इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी कि इसका अगर मुझसे कोई मूलानुपाती सूत्र पूछता तो बेटा हम बड़े आराम से बता देते कि सर इसका मूलानुपाती सूत्र होगा 1:2, यानी नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2, यानी कि बेटा मूलानुपाती सूत्र होगा NO2। ये पहला उत्तर तो आ गया बेटा। लेकिन हमें मूलानुपाती सूत्र बताना ही नहीं है, हमें तो अणु सूत्र बताना है। बताएंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, बता देंगे अपन ये भी। अणु सूत्र के लिए क्या करेंगे? हमने एक सूत्र याद करे थे, अणु सूत्र बराबर क्या था बेटा? मूलानुपाती सूत्र और इनटू में था n। मूलानुपाती सूत्र कितना आया? NO2। अब ये n कैसे निकालें सर? तो बेटा n के लिए भी हमने सूत्र याद किया है, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमने पढ़ा था n बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। क्या था बच्चों सूत्र हमारे पास? अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो देखिए n बराबर अणुभार कितना आ गया? पहले ही हमने निकाल के रख लिए 92 बटे मूलानुपाती सूत्र भार। ये है बेटा मूलानुपाती सूत्र, इसका भार निकालो। n का होता है 14, o का 16 दूनी 32, 32 और 14 होगा मेरे बच्चों 46, और 46 दूनी 92, ये सीधे कट जाएगा। तो इस तरीके से n की जगह हमने 2 रखे। अब इस 2 का बेटा गुणा कर दो तो बन जाएगा N2O, 2 दूनी 4, अणु सूत्र आ गया N2O4। अच्छा सवाल था बेटा, इस तरीके के सवाल आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर अगला सवाल एक और है। एक कार्बनिक यौगिक में 61% कार्बन है। अभी अभी हमने इस टाइप का सवाल कर चुके हैं, फिर भी बेटा कुछ शायद इसमें अच्छा सीखने को मिलेगा आपको। देखते हैं। कार्बनिक यौगिक है, इसमें हमारे पास क्या क्या है बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन जो हमें दिया हुआ है। इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन हमें दिया हुआ है, कितना है बेटा? कार्बन है 61%, यानी ये इसका प्रतिशत संगठन है, यानी कि ये अभी फिलहाल भार की तरह काम करेगा। और हाइड्रोजन हमें दे रखा है कितना? 11.88%, और बाकी और कुछ तो नहीं दिया है बेटा। आगे बोला है यौगिक का अणु सूत्र बताइए यदि वाष्प घनत्व 59 है। तो वाष्प घनत्व 59 जैसे ही देखा बेटा मैंने, सबसे पहला काम क्या किया? इसका अणुभार निकाला। याद करिए अणुभार का सूत्र क्या था? 2 गुणित वाष्प घनत्व। तो बच्चों 2 गुणित वाष्प घनत्व मुझे कितना दे रखा है इसमें? 59, 59 दूनी हो जाएगा 118। ये तो दिया है मुझे अणुभार, ठीक है। हाँ, तीसरी बात बेटा ये देखो कि भार 61 है और 11.88 है, क्या 100% हो गया? नहीं हुआ सर। तो बाकी का क्या ले लोगे बच्चों आप? ऑक्सीजन। कितना ले? देखो इन दोनों को जोड़ो आप, 61 और 11 हो गया 72, 72.88, और इसको 100 से घटाओ बेटा। अगर 100 से मैं 72 घटाता तो कितना आता? 28, लेकिन दशमलव का 88 और है, तो हम बोलेंगे बेटा ये आएगा 27.12%। ठीक है, एक बार तीनों को जोड़ के देख लो 100 आ रहा है कि नहीं। 2 और 8 10 की शून्य हाथ लाई 1, 8 और 1 9 और 1 10 की शून्य हाथ लाई 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 की शून्य हाथ लाई 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 6 10, 100% हो गया। तो इस तरीके से बेटा हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो सबसे पहला काम तो हमने कर लिया,
अब इसमें हमें निकालना क्या होगा, मोल। मोल कैसे निकालते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं बेटा, दिया हुआ भार बटे अणुभार या परमाणु भार, दिया हुआ भार बटे परमाणु भार, और ये भी हो जाएगा बेटा दिया हुआ भार 27.12 बटे परमाणु भार, इसका हो गया 16। काटते हैं अपन, 12 पंचे 60, ठीक है बच्चों, 12 पंचे 60 दशमलव, कितना आएगा, बचा एक, दशमलव लगाए तो 10 हो गया, फिर भी भाग नहीं जाएगा तो 0, 100 हो जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, लगभग बेटा इतना आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा कितना, 11.88, और ये कितना है बेटा 16 एकम 16, बच गए 11, ठीक है। अब बच गए 11, हो गए 111, 16 सत्ते 84, 16 अट्ठे 16 पंचे 80, सॉरी बेटा, है ना, 16 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 16 छिक्के 196, 16 सत्ते 112, तो बेटा ये जाएगा कितने, 6 बार, 16 छिक्का 96, बचेगा 15, 152 हो जाएगा, 16 नम्मा 144, 1.69। अब देखिए यहां पर इसको हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे बेटा, यानी लगभग में मान लिखेंगे, 5.08 को मैं लगभग 5 मान सकता हूं, 11.88 को मैं लगभग 12 बोल सकता हूं बेटा, 1.69 को मैं 2 नहीं लिख सकता यार, 1.69 को हाँ मैं 1.7 जरूर लिख सकता हूं। अब लेकिन ऐसी स्थिति में हम सूत्र में ये थोड़ी लिखेंगे कि C5 H12 O 1.7, कोई भैया सूत्र दशमलव में थोड़ी होता, अगर ये दशमलव में आ जाता ना तो इसे हम बोलते नॉन स्टोइकियोमेट्रिक सूत्र। तो बेटा ऐसे में और समीकरण सूत्र लिखने से बेहतर है हम किसी संख्या से इसमें गुणा करें, ताकि ये क्या हो जाए बेटा, एक पूर्णांक के आसपास पहुंच जाए। अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 17 दूनी 34, 3.4, पूर्णांक नहीं आ रहा बेटा। 3 से करूं 17 दिया 51, 5.1, 5.1 को लगभग मैं 5 लिख सकता हूं। तो बिल्कुल बच्चों पूर्णांक में बदलने के लिए हमने पूरे को 3 से गुणा। अच्छा ये गड़बड़ मत कर देना कि एक जन में बस गुणा कर दिए, क्यों, क्योंकि हमें तो अनुपात चाहिए ना, तो इसलिए तीनों में गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो बेटा ये आ जाएगा 5 तिया 15 अनुपात 12, जो 12 तिया 36 अनुपात, ये हो जाएगा बेटा 5। कैसे आए 5, 17 तिया 51, 5.1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं सरलतम अनुपात में करने के लिए 5 से भाग दूं बेटा, ये तो हो जाएगा 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये 5 सत्ते 35.5 दूनी 10, तो 7.2 को बेटा यहां पर लगभग हम 7 मान लेंगे, और यहां से उत्तर आ जाएगा सी कितना आएगा 3, एच कितना आएगा बेटा 7, और ओ कितना आएगा 1, 1 को नहीं लिखते हैं, तो ये बन जाएगा यौगिक का फिलहाल क्या, मूलानुपाती सूत्र। लेकिन बच्चों हमें मूलानुपाती सूत्र थोड़ी ना निकालना है, हमें तो भाई साहब इसमें सवाल में प्रश्न में साफ साफ लिखा है कि हमें अणु सूत्र बताना है, तो बताएंगे बेटा अणु सूत्र, कोई दिक्कत नहीं। हमने अणु सूत्र के लिए कोई सूत्र याद किया है क्या बेटा, अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, और इनटू में क्या जाएगा बेटा n, और अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र तो यह है C3H7O, और इसमें n कैसे निकाले बेटा, n भी हम निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं, अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, ये हो गया n का सूत्र। तो बेटा अणुभार कितना आया था 118, तो हमने लिख दिया 118 बटे, ये हो जाएगा क्या बच्चों, मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार कैसे निकाले, ये आया मूलानुपाती सूत्र, इसका भार 12 24 12 36 धन 7 धन 16, तो कितना जाएगा बेटा 36 और 7 43 और 16 59, और 59 से साफ साफ दिख रहा है बेटा ये 2 बार कट जाएगा पूरा पूरा, है ना। तो यहां n की जगह 2 रख देंगे, और जब n की जगह 2 रखे तो देखो बेटा 3 दूनी 6, कार्बन तो हो गया 6, हाइड्रोजन 7 दूनी 14,
और ऑक्सीजन 2 एकम 2। ये आ गया इसका क्या, अणु सूत्र। लेकिन एक और बात है बेटा मेरे मन में, बात यह है कि यहां देखो आया था 7.2, तो आपके मन में आया होगा कि सर 7.2 को 7 कैसे लिख दिए डायरेक्ट डायरेक्ट। चल बेटा वो भी देखते हैं हम। एक्चुअल में क्या था, ये जो 11.88 था ना, अगर आप इसको 11.88 ही लिखते, अब देखो मैंने तो क्या इतने सवालों की प्रैक्टिस कर रखा हूं बेटा, मुझे तो पता रहता है कि अगला काम क्या होने वाला है, लेकिन आपको थोड़ी पता रहेगा। तो आप अगर 5.08 है, बिल्कुल 5 तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं, लेकिन 11.88 से 3 का गुणा करते बेटा तो ये आता 3 अट्ठे 24, बज गए 2, 26 बज गए 2, 11 तिया 33 और 2 35। अब 35.64 को बेटा लगभग हम 35 मानते, तब यहां पे 7 आता। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से बेटा सवाल आपसे बनने चाहिए, है ना। तो ये था बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मूल अनुपाती सूत्र, और कैसे हम किसी भी यौगिक का अणुसूत्र और मूल अनुपाती सूत्र निकाल सकते हैं यदि हमें प्रतिशत संगठन पता हो। बड़े आसानी से कर लिया बेटा हमने। अब इसके बाद मूलानुपाती सूत्र का एक और स्पेशल टाइप का सवाल बनता है बच्चों, है ना, बड़ा स्पेशल टाइप का सवाल होता है, उसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि वो एकदम स्पेसिफिक टाइप का सवाल होगा और उसकी एक ट्रिक होगी जो आपको याद करनी होगी। चलिए तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।